हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो में। चलिए, मैं 7 क्लास चैप्टर 2 तक हिस्ट्री में करवा चुका हूँ। आज चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो चलिए इसमें पढ़ता हूँ। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े क्षेत्रों में केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं मिलता है राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्य में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में महत्वपूर्ण सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यह देहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। यहाँ का सिक्का होगा देहली वाला, और सबसे पहले तोमर यानी कि राजपूत के टाइम में इसका विकास हुआ था दिल्ली का। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। दिल्ली पर 5 वंशों का तो राजू चला था। पहला हुआ था गुलाम वंश, फिर हुआ था खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश अंतिम था। वो 5 वंश का शासक था। चलिए आगे पढ़ता हूँ। नीचे आ जाएगा वो 5 वंश। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली एक कुहना, सीरी और जहांपना को पहचानिए। दिल्ली के शासक। दिल्ली में सबसे पहले तोमर वंश आया था। सबसे पहले इसी के टाइम में विकास हुआ था, जिसका राजा अंगपाल थे। और फिर उसके बाद चौहान महत्वपूर्ण शासक थे, जो कि उनके शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि फेमस थे। इन्हीं के टाइम में तराइन का युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए प्रारंभिक तुर्की शासक आए थे, जैसे कि गुलाम वंश की बात कर रहा है प्रारंभिक तुर्की वंश। गुलाम वंश की बात कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, राजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन रहा। उसमें खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने, फिर उसके बाद उसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। इसके बाद तुगलक वंश का शासन रहा। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक इसका फेमस शासक था, और फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा शासक था इस वंश का, तुगलक वंश का। इसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश में एक ही नाम याद करना है, सिर्फ खिजिर खां। लोधी वंश में इसके संस्थापक बहलोल लोधी था। और इसके बाद अंतिम शासक था इसका, ये लोधी वंश की इब्राहिम लोधी। तो ये महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। जैसे कि सबसे पहले गुलाम वंश के शासन था, वो तो तैमूर जो तोमर वंश है उसके टाइम में थोड़ा सा सिर्फ दिल्ली का विकास हुआ था। चौहान वंश के टाइम में थोड़ा सा शासन किया। उसके बाद यहाँ मोहम्मद गौरी आकर इस पर आक्रमण कर दिया था, जिससे तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद गुलाम वंश और खिलजी वंश, ऐसे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश शासक आए। दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य, भवन निर्माण की कला के माध्यम से
काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये देखिए, पांडुलिपि को तैयार करने में 4 चरण। कागज तैयार करना होता था, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, जिल्द तैयार करना। उसके बाद त्वारिख के लेखन सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदव्विर ने लिखा था, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। जो कि किसान की स्थिति हमेशा दयनीय रहता था, हर एक अभी भी है। इसके आगे देखिए, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखन अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार में सारे लोग सहमत नहीं थे, उनके विचार से सभी लोग सहमत नहीं थे। तारीख सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी राजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार के मतलब क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यापारियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। राजिया के बारे में मिन्हाज सिराज का विचार। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का प्रशासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतना शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। राजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से राजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की, रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन की से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया होगा। देखिए, हमारे इतिहास में 3 रानी अभी तक बनी हुई, राजिया सुल्तान और रानी दिद्दा, एक और थी रुद्रमा देवी। जो रुद्रमा देवी थी जो कि दक्षिण भारत में थी, जो कि अपने आप को पुरुष के भेष में शासन की थी।
उसके बाद भ्रम पैदा की और बाद में पता चल जाता है। उसके बाद देखिए सबसे अच्छा इनको तो राजिया सुल्तान को भी शासक थी जो कि उनके प्रजा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। सबसे अच्छा शासन रानी दीदा का था जो कि इनकी प्रजा द्वारा इनकी नाम दिया गया, यानी कि दीदी बड़ी बहन के नाम से ये अच्छा प्रशासन भी किए थे। इनको एक तरह से अच्छा भी शासन भी किए थे। उनकी मान्यता भी प्रजाओं द्वारा था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूर्ति करे। गैरिसन शहर किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन शहर कहते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन रक्षक सैनिक की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में संबंध लेकिन उनके दूर भीतरी प्रदेश तक उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर यानी कि दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान में रहने वाले हमलावर और उनके सूबेदार से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में अधिक हुआ। बलबन और खिलजी के टाइम में और तुगलक के टाइम में इसका विस्तार दिल्ली सल्तनत का अधिक हुआ था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक तथा चरागाहों को उसके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और किसानों कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों को सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाएं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं यानी कि धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत में सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के शासन काल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र अपने युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों के कर वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण किसी सीमा तक और कितना प्रभावी था। 12वीं सदी की आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। वही कुतुब मीनार की बात कर रहा है। कुतुब मीनार सबसे पहले इल्तुतमिश बनवाया था जो कि बनाते समय नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था सबसे पहले जो कि बनाते समय
उसकी मृत्यु हो गया था, तो बचा हुआ काम इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिर उसके बाद ये कुछ मैंने यानी कि मोहम्मद शाह जो फिरोज शाह तुगलक है, उसके टाइम में बिजली का एक गिर गया था, जिससे एक बिल्डिंग ऊपर से टूट गया था। उसके बाद वो बिल्डिंग को एक और उठा दिया उसी टाइम में। तो 3 महत्वपूर्ण शासक थे, इसमें योगदान है इस मस्जिद में। मस्जिद यह अरबी का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म लिए सारे नमाजिया में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इस इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबाला कहा जाता है। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरणस्थली के रूप में मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई। इससे उनके मुसलमानों और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालु के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों में आते थे। चित्र 4 मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई। मोठ की मस्जिद यानी कि सिकंदर लोदी ने बनवाया था। चित्र 5 जमाली कवाली की मस्जिद 1520 में के दशक में आखिरी दिनों में निर्माण हुआ था। खलजी यानी कि खिलजी एक ही है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुल बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटे से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिन गुलामों को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी भी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खिलजी और तुगलक वंश का शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोग को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी।
सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोग को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आजीज खुमार नामक कमाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा और पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता को उदाहरण के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने की सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। यानी कि वही जो भूमि था छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया जिसे इक्ता कहा जाता था और वहाँ के जो अधिकारी थे वहाँ उसे इक्तादार कहते थे, जो वहाँ के राजस्व वसूलते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों के नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसके ऊपर इक्ता रहता था जो कि देखभाल करता था। मुक्ति इक्ता तो जमीन हो गया, टुकड़ा उसके मालिक को इक्तादार कहते थे, उसके ऊपर एक मुक्ति नामक अधिकारी होते थे जो कि ये सबके देखरेख करते थे। अपने सैनिक सेवाओं को बदलते वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद वह स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। यानी कि मुक्ति ही तय करता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में को भी अपने अधिकारी में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। सुल्तान को प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जैसे कि जिसे खराज कहा जाता था, कृषि पर खराज किसान के उपज पर लगभग 50% यानी कि आधा था कृषि कर खराज, और मवेशी पर लगता था मवेशी कर, और घरों पर लगता था कर। यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय से तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिनमें पठानों में सुल्तानों की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों
में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता मोरक्को देश के तो अफ्रीका उपमा यानी कि महादेश से आया था। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों को किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता, अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। चंगेज खान ने नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना उज्बेकिस्तान अभी नाम है उसका पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली और मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इस विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी का है मंगोल आक्रमण से, एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था। पहले अलाउद्दीन खिलजी वाला पढ़ लेते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 या 1300 में और 1302 और 1303 में। ये 1299 से 1300 तक ये हुआ 1 साल तक, और ये हुआ 1302 से और 1303 तक, ये 2 आक्रमण हुआ। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर मानचित्र 1 को ढूंढी। सीरी नामक शहर बसाया मोहम्मद बिन यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिक को वेतन भी दिया जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के साथ पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता के आपूर्ति के लिए उसके शासन काल ही बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। अब देख लेता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई
मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उन्हें ट्रांसऑक्सियाना यानी कि उज्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार कर उसका आक्रमण कदम था, यानी कि आक्रमण किया नहीं था, सिर्फ बनाया था सेना। नया गैरिसन शहर बनाने के लिए दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुरानी शहर दिल्ली कुना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बनाया था खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी। सीरी नामक शहर को बनाया था। ये दिल्ली कुना को बनाया, सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दी। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खदान इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल सेना संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तानों के अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों के नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा 2 प्रकार के होता है, हम इकोनॉमिक्स में बताएंगे, जो कि एक हो गया सांकेतिक मुद्रा और एक कागजी, छोड़ दीजिए अभी, सांकेतिक मुद्रा चलाई, यानी कि एक तरह से सिक्का चलाया। ये सिक्का धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के 14वीं सदी के लोगों को इन मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे अब बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के से बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ये चलाया था तांबा का सिक्का, जो कि वहाँ के लोहार ने खुद से वो ऐसा डिजाइन कर लिया, जो डिजाइन इसका उतना अच्छा नहीं था। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब वे तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे, उसने कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमणों की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी की सल्तनत तालिका 1 को फिर से देखो। आप बताएं कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद वंश लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपना चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने उन्नति की। मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दिया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने तक था, जो कि जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था।
तीन श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। पढ़ते हैं इसके बारे में। तीन श्रेणी का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईश्वरीय धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार के इनका उपयोग करता था। नाइटों की अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तक धर्म की सेवा में किए गए अभियानों की नाइट की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइट की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इस योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग ही नाइट कहलाना चाहते थे। दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? अच्छा, सबसे पहले वहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली की राजधानी जो कि स्थापित किया था तोमर वंश का, जो कि तो सिर्फ दिल्ली शहर की स्थापना किया था। और ये राजधानी पूछ रहा है तो हो जाएगा गुलाम वंश, चाहे कह सकते हैं ये। तो उसके बाद आया था पृथ्वीराज चौहान वंश। अगर दिल्ली सल्तनत पूछ रहा है तो हो जाएगा गुलाम वंश। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? सबसे पहले दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में तुर्की थी। इसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। किसके शासनकाल में? वही 3 गो नाम आया था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और एक और था, देख लीजिएगा। हाँ, ये 2 ज़्यादा था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इब्न बतूता किस देश से आया था? यह मोरक्को से आया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ये देश। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों की किसानों के हितों का ध्यान रखना जरूरी था। हाँ, जरूरी था। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा ये पढ़ चुके हैं ये सब। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये देखिए एक और है, इक्ता क्या था? ये देख लीजिए शब्द इक्ता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, लिंग के आधार पर था। जो खराज एक प्रकार कर था, मंगोल आक्रमण, गैरिसन शहर था, तारीख भी था। इक्ता एक प्रकार के जो राजस्व अधिकारी का होता था और इसके ऊपर मुक्ति कार्य करता था। चलिए, वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। इसके अगले वीडियो को लेकर आऊँगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।